नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन मुद्दे पर नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर 9वीं उड़ान बुडापेस्ट से नई दिल्ली पहुंची। यूक्रेन के कीव में गोलीबारी में एक भारतीय विद्यार्थी की मौत। विदेश मंत्रालय ने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सरकार ने भारतीयों को तत्काल कीव छोड़ने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी में मदद के लिए जनरल वीके सिंह पोलैंड पहुंचे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार समाप्त। मतदान 3 मार्च को। मणिपुर में 5 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज। केंद्र सरकार ने 17 क्षेत्रों और 7 विशेष श्रेणियों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए। और महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं लवलीन निगम। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, तमिलनाडु के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए देश बंधु यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की थी और जो 1932 में ब्रिटिश शासन विरोधी प्रदर्शन में शहीद हो गए थे। इसका सही जवाब है तिरुप्पुर कुमारन। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से जवाब मिले हैं और भाग्यशाली विजेता हैं उत्तर प्रदेश में जौनपुर के समर्पित गुप्ता। मेरा नाम समर्पित गुप्ता है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एमबीबीएस प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आकाशवाणी समाचार के क्विज का विनर बना हूँ और इसके लिए मैं आकाशवाणी समाचार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आकाशवाणी समाचार रोज सुनता हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्ञानवर्धक और जीवन को प्रेरित करने वाली बातें सुनने को मिलती है। मैं देश के युवाओं से अपेक्षा करता हूं कि वे सभी बढ़ चढ़कर देश में होने वाली आजादी के 75वें वर्ष पर मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 58वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, मणिपुर के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अप्रैल 1944 में उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध में मोइरांग में आईएनए के सैनिकों की मेजबानी की और उन्हें दिशा निर्देश दिए तथा उन्होंने आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों को अपने पिता के अनाज भंडार से बिना उनकी अनुमति के 3 महीने तक खाद्यान्न की व्यवस्था की। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में यूक्रेन मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई ये इस मुद्दे पर तीसरी बैठक है। बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पीयूष गोयल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल शामिल थे।
कल श्री मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत चल रहे प्रयासों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा सरकारी तंत्र 24 घंटे इस दिशा में काम कर रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहां सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन संकट सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी दी। कल रात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति को यूक्रेन से विद्यार्थियों सहित भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की प्रगति से अवगत कराया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए शुरू किए गए गंगा अभियान में और तेजी लाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना से इस अभियान में शामिल होने को कहा है। भारतीय वायुसेना की क्षमता का लाभ लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम समय में अधिक लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला जा सके। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान को आज से ऑपरेशन गंगा में शामिल किया जा सकता है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा की 9वीं उड़ान आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से नई दिल्ली पहुंची। ये उड़ान 218 भारतीय नागरिकों को लेकर आई है। एक और विमान हंगरी से भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लौटने वाले नागरिकों का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकारी प्रयासों में तेजी लाने के लिए पोलैंड पहुंच गए हैं। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के काम पर नजर रखने के लिए पोलैंड में भारतीय राजदूत भी सीमा के निकट उपस्थित हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट रवाना हो गए हैं। कीव में भारतीय दूतावास ने विद्यार्थियों सहित सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने का नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने रेलगाड़ियों या अन्य उपलब्ध माध्यमों के जरिए कीव शहर छोड़ने को कहा है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि मिशन के प्रयासों से दूतावास के समीप 26 फरवरी से रुके हुए 400 विद्यार्थी कीव से ट्रेन द्वारा रवाना हो चुके हैं। दूतावास ने कहा कि 1000 से अधिक भारतीय छात्र आज कीव से पश्चिमी यूक्रेन की ओर जा रहे हैं। यूक्रेन में भारतीय मिशन ने शेष विद्यार्थियों को कीव में कर्फ्यू हटने पर वहां से तत्काल निकलने की सलाह दी है। यूक्रेन के खार्किव में आज सुबह गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मृत्यु हो गई। विदेश मंत्रालय ने मृतक छात्र के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि वो छात्र के परिवार के संपर्क में हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के छात्र नवीन ज्ञानगौड़ा की यूक्रेन में गोलीबारी में हुई मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतक छात्र के परिजनों से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच राज्य सरकार ने यूक्रेन से आने वाले कर्नाटक के छात्रों की मदद के लिए मुंबई और नई दिल्ली में अधिकारी तैनात किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत के छात्र यूक्रेन के उत्तर पूर्वी हिस्से में फंसे हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। मतदान 3 मार्च को होगा। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 6ठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उनमें अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर और बलिया शामिल हैं। राज्य में 7वें अंतिम चरण के लिए भी प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने आज पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में प्रचार किया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विभिन्न जिलों में रैलियां की और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन मांगा। उधर मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 10 जिलों के 22 निर्वाचन क्षेत्रों में 5 मार्च को वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। दूसरे चरण में जिन 10 जिलों में मतदान होगा, इनमें से 11 विधानसभा क्षेत्र घाटी के 3 जिलों में हैं। अन्य 11 विधानसभा क्षेत्र मणिपुर के 7 पहाड़ी जिलों में फैले हुए हैं। नागा समुदाय राजनीतिक दल नागा पीपल्स फ्रंट पहाड़ी जिलों की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, जबकि भाजपा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी उम्मीदवार उतारे हैं। मणिपुर के पहाड़ी जिलों का राजनीतिक आयाम घाटी के जिलों से बहुत अलग है, इसलिए सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोकचौम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वर्चुअल माध्यम से राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार मणिपुर में घर घर जाकर अभियान चला रही है, जिसके माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अलग अलग मंत्रालय बनाए गए। श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि मणिपुर का समग्र विकास भाजपा की प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी सत्ता में आई तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अस्पताल स्थापित किया जाएगा। आज दोपहर बाद मणिपुर के थोउबल जिले में चुनावी रैली में श्री शाह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने मणिपुर में उग्रवाद पर काबू पाया है। ये 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जी ने बंद को विदाई देने का काम किया है। ब्लॉकेड को हमेशा के लिए मणिपुर के बाहर निकाला है। आतंकी ग्रुपों को भी कंट्रोल करने का काम किया है और मणिपुर का चहुमुखी विकास कर मणिपुर की जनता को पहली बार शांति का अनुभव ये 5 साल में कराने का काम हमारे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जी ने किया है। गृहमंत्री ने कहा कि राज्य में कई वर्षों तक सत्ता में रही कांग्रेस ने विकास और कल्याण कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान निरपराध आम नागरिकों की हत्याएं हुई और राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोगों के बीच मतभेद पैदा किए गए। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन मुद्दे पर नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर 9वीं उड़ान बुखारेस्ट से नई दिल्ली पहुंची। यूक्रेन के कीव में गोलीबारी में एक भारतीय विद्यार्थी की मौत। विदेश मंत्रालय ने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सरकार ने भारतीयों को तत्काल कीव छोड़ने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी में मदद के लिए जनरल वीके सिंह पोलैंड पहुंचे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का प्रचार समाप्त। मतदान 3 मार्च को। मणिपुर में 5 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज। केंद्र सरकार ने 17 क्षेत्रों और 7 विशेष श्रेणियों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए। और महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने 17 क्षेत्रों और 7 विशेष श्रेणियों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पुरस्कार उन स्टार्टअप्स और उत्कृष्ट लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन क्षेत्रों में पशुपालन, निर्माण, पेयजल, शिक्षा और कौशल विकास, ऊर्जा, उद्यम, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और फिनटेक सहित कई अन्य विभाग शामिल हैं। प्रत्येक स्टार्टअप विजेता को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। एक विजेता इनक्यूबेटर और एक विजेता एक्सेलरेटर को 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि फरवरी माह के दौरान जीएसटी राजस्व के रूप में 1,33,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूल की गई है। मंत्रालय ने बताया कि ये राशि वर्ष 2020 के इसी महीने के जीएसटी राजस्व की तुलना में 26% अधिक है, जबकि 2021 में वसूल की गई राशि से ये 18% ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सभी लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए देश में करीब 8,600 जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। श्री मांडविया ने ट्वीट में कहा कि इसे बढ़ावा देने के लिए आज से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन औषधि परियोजना और जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में 75 स्थानों पर पद यात्रा भी निकाली जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लाखों लोग इन केंद्रों से सस्ते दामों पर दवाएं खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सरकार सभी लोगों को अच्छी और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल 46वें सिविल लेखा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिलों के भुगतान प्रणाली का शुभारंभ करेंगी। कारोबार को सुगम बनाने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुकूल वातावरण बनाने के लिए ये सरकार की महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्तावों में सभी मंत्रालयों और विभागों में ई-बिल व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण प्रत्येक बुधवार को परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर किया जाता है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। मंगल देश पवित्र देश महाराष्ट्र देश प्रणाम जावा माता श्री महाराष्ट्र देश। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी वसंत दादा पाटिल को याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 1 मार्च 1989 को हुई थी। 13 नवंबर 1917 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मे वसंत दादा पाटिल सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थे। हालांकि वे सत्याग्रह के गांधीवादी दर्शन में विश्वास करते थे, लेकिन उनका ये भी मानना था कि केवल सत्याग्रह मोर्चे या जन आंदोलनों से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े थे। ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विनोबा भावे के व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद वसंत दादा पाटिल सत्याग्रही बन गए। आजादी के बाद 1976 से 1985 के बीच वसंत दादा पाटिल 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। हम इस महान राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और कवि सोहनलाल द्विवेदी को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 को हुई थी। राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात द्विवेदी
महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ था। उन्हें युगवतार गांधी सहित देशभक्तिपूर्ण कविताओं के लिए जाना जाता है। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके शिर रक्षक कोटि हाथ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। युग परिवर्तक युग संस्थापक, युग संचालक हे युगाधार। युग निर्माता युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से, तुम काल चक्र की चाल रोक। नित महाकाल की छाती पर, लिखते करुणा के पुण्य श्लोक। हे युग दृष्टा हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र। इस राजतंत्र के खंडहर में, उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। सोहनलाल द्विवेदी को भारत सरकार ने 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। हम इस महान भारतीय कवि को नमन करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी नौहाल सिंह को भी आज हम याद कर रहे हैं, जिन्हें 1857 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने पर अंडमान द्वीप समूह निर्वासित किया गया था। वे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना में सैनिक थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और बिहार तथा बंगाल में विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर कई हमलों में भाग लिया। ऐसे ही एक हमले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया और आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। कालापानी में नजरबंदी के दौरान 8 जुलाई 1859 को नौहाल सिंह की मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी महारानी ओरैन को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने तेभागा आंदोलन में भाग लिया था। 1 मार्च 1947 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जोतेदार के अन्न भंडार पर छापेमारी के दौरान पुलिस की गोलीबारी में उनकी मौत हो गई थी। हम भारत की इस बहादुर बेटे को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। इसमें औषधीय जड़ी बूटियां और वनस्पतियां लगाई गई हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। आरोग्य वनम 6.6 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया गया है। इसे योग मुद्रा में बैठे एक व्यक्ति जैसा आकार दिया गया है।
इसमें नीम, तुलसी, बेल, अरंड, अर्जुन, अश्वगंधा और हरसिंगार सहित 215 प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय 7 दिन के इस उत्सव में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि संकट में महिलाओं को सहायता दे रहे वन स्टॉप केंद्रों में स्वरक्षा की तकनीक सिखाई जानी चाहिए। नहीं घर वाले या घर वालों के खिलाफ केस करती हो, और इसीलिए ये कहना उचित है कि वन स्टॉप सेंटर में मात्र पुलिस की व्यवस्था नहीं, वन स्टॉप सेंटर में मात्र मेडिकल व्यवस्था नहीं, बल्कि साथ ही मनोविज्ञान की दृष्टि से काउंसलिंग की व्यवस्था को हम सुदृढ़ और करें, ये भारत सरकार का संकल्प है। आज विशेष रूप से बीपीआरएनडी के हमारे प्रमुख ने भारत सरकार की उन गतिविधियों को इंगित किया जिसके अंतर्गत गृह मंत्रालय के सौजन्य से, राज्य सरकारों के समन्वय से महिलाएं और सुरक्षित प्रदेशों में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। असम सरकार ने 6 महीने के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। गुवाहाटी में आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि आदेश 28 फरवरी से लागू कर दिया गया है और सरकार द्वारा वापस लेने तक प्रभावी रहेगा। ये घोषणा सैन्य बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार की गई है। भारत के सौरभ चौधरी ने मिस्र में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 19 वर्षीय सौरभ ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में फाइनल में जर्मनी के माइकल स्वाल्ड को 16-6 से पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सौरभ के अलावा अन्य कोई भी भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया। महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम्। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का अभिषेक किया। मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम समारोह में 21 लाख मिट्टी के दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में बादल छाए रहने और मध्यम बरसात हो सकती है। मुंबई में भी आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में कहीं कहीं बादल छाए रहने का अनुमान है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे। जम्मू में वर्षा हो सकती है। लेह में बादल छाए रहने की संभावना है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी में आंशिक रूप से धुंध छाए रहने का अनुमान है। इम्फाल में भी कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन मुद्दे पर नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर 9वीं उड़ान बुखारेस्ट से नई दिल्ली पहुंची। यूक्रेन के कीव में गोलीबारी में एक भारतीय विद्यार्थी की मौत। विदेश मंत्रालय ने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सरकार ने भारतीयों को तत्काल कीव छोड़ने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी में मदद के लिए जनरल वीके सिंह पोलैंड पहुंचे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का प्रचार समाप्त। मतदान 3 मार्च को। मणिपुर में 5 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज। केंद्र सरकार ने 17 क्षेत्रों 7 विशेष श्रेणियों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए। और महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।